साथियों नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में सभी का सब कुछ अच्छा हो, जो जो आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल हों। और इसी के साथ हम जियोपॉलिटिक्स में भी देखेंगे इस साल कई सारे बदलाव आएंगे और उन बदलावों में से एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट कल सुनाई दे गई है, देखने को मिल गई है। और इस बार निशाना है गल्फ़। जी हाँ, ये पूरा जो गल्फ़ के आसपास का क्षेत्र है इसको टच करता हुआ यहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स देखे गए हैं जो बता रहे हैं कि आने वाले समय में यूएसए किस तरह से चीज़ों को रेगुलेट करने वाला है। खबरें यमन की तरफ से भी हैं, जहाँ पर सऊदी अरेबिया ने यमन में एक बंदरगाह पर यूएई के शिप पर या उनके कार्गो पर अटैक किया है। इसके बाद दोनों में टेंशन्स बढ़ने वाली थी लेकिन थोड़ी थम गई हैं। यमन में क्लैशेस बढ़ सकते हैं। ईरान में भी लोग सड़कों पर हैं। ईरान में बड़े स्तर पर लोग सड़कों पर आकर के कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मुल्लास अब यहाँ से चले जाएं। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। एक एक करके खबरों को देखते हैं और इन सब में पाकिस्तान का भी क्या हाल होगा उस पर भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया ने किस तरह से यमन में बॉम्बिंग करी और यूएई के जो कार्गो है उसको ध्वस्त कर दिया। इस बारे में कई लोगों ने कल चर्चा करी है। टीवी में बहुत आ रहा था, न्यूज़ में आ रहा था, कई लोगों ने वीडियोज़ बनाए। लेकिन ये एक इंसिडेंट पर सब चर्चा कर रहे हैं कि भाई ऐसा 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 हो गया, ये क्यों हुआ, ये किस चीज़ की शुरुआत है, आखिर ये करवा कौन रहा है, उस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। तो वही एक चर्चा करके देखते हैं। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूं। देखिए, ये यमन है। 1990 तक ये नॉर्थ यमन होता था, ये साउथ यमन होता था। फिर इनका यूनिफिकेशन हो गया। यूनिफिकेशन के बाद फिर इसमें टसल होने लगी और 2014 के बाद से यमन लगातार सिविल वॉर में है। यहाँ पर एक तरीके से गृह युद्ध चल रहा है। कई सारे यहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स पाए जाते हैं। किसी ग्रुप को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, किसी ग्रुप को यूएई सपोर्ट करता है, किसी ग्रुप को ईरान सपोर्ट करता है। इस तरह से अलग अलग ग्रुपों को लड़वाया जा रहा है अपने अपने मकसद को लेकर के। मज़े की बात यह है, लड़ाई में यहाँ भी लोग मर रहे हैं, मरने वाले मुसलमान हैं। लड़ाई में सीरिया में लोग मर रहे हैं, मरने वाले मुसलमान हैं। सूडान में लोग मर रहे हैं, तमाम जगह मर रहे हैं। लेकिन चर्चा केवल गाज़ा की होती है क्योंकि यहाँ पर मारने वाला यहूदी है। अगर मारने वाला मुसलमान है तो चर्चा नहीं होगी। फिर ना मासूम मरे या औरत मरे चाहे बुढ़े मरे, कोई चर्चा नहीं करेगा क्योंकि मारने वाला मुसलमान है। तब कोई ये चर्चा नहीं करेगा कि वहाँ मासूम मर रहे हैं ना। लेकिन अगर गाज़ा की बात होगी तब चर्चा होती है क्योंकि यहाँ पर यहूदी हैं जो मारने वाले हैं। इसलिए अगर यहूद और हनूद मारने वाले होंगे तो चर्चा पूरी दुनिया में होगी, बाकी नहीं होगी। देख लीजिए, नैरेटिव ऐसे चलता है। खैर, यमन में जो अभी हुआ है मामला वो कुछ इस तरह से है। अब आप ध्यान से देखिएगा। इस यमन में जो आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है हुतीज़ का। मैंने कई बार जिक्र किया है हुतीज़ के बारे में और ये भी बताया है कि हुतीज़ वो ग्रुप है जो शियाओं का ग्रुप है, शियाओं का, और शियाओं को सपोर्ट करता है ईरान। पूरी दुनिया में कहीं भी शिया हो उनको ईरान सपोर्ट करता है और यहाँ पर तो डायरेक्टली ईरान इनको सपोर्ट करता है, पैसा पहुँचाता है, इंटेलिजेंस देता है, हथियार देता है, जिससे कि हुतीज़ यहाँ रह करके इस पूरे रास्ते में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस करते रहे। अगर इजराइल के लिए कोई सामान जा रहा है तो उसे उड़ा दें, यूएसए के लिए जा रहा है तो उसमें डिस्टर्बेंस कर दें। इस तरह से ईरान पावरफुल क्यों है, ईरान को क्यों नहीं हरा पाए अभी तक ये सारे मुल्क जितने भी इजराइल और यूएसए जैसे जो उसके पीछे पड़े हुए हैं? कारण ये है कि ईरान ने कई सारे ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप्स बना रखे हैं जो ईरान की मदद करते हैं, चाहे लेबनान में हो हिजबुल्ला, यहाँ पर हुती हो, काफ़ी हद तक हमास को भी ईरान थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पर ईरान बैक्ड एक ग्रुप पाया जाता है जिसे हुती कहते हैं। ये शिया है और लगभग 35% है पूरी यमन की पॉपुलेशन के 35% है। बची हुई जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी है और सुन्नी को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया, यूएई भी करता है। तो होता ये था कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों भाई भाई हैं, उन दोनों के सुर एक जैसे ही रहते हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर विरोध क्यों देखने को मिल गया? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप पाया जाता है यमन में, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, ये एक ऐसा ग्रुप है, ऐसी फोर्सेस हैं जो इस पूरे क्षेत्र पर अभी अपना दबदबा बनाए हुई हैं और इन्हीं फोर्सेस के अंडर में ये सारा क्षेत्र आया हुआ है जो नीले रंग का देख रहे हैं आप। और इन फोर्सेस को बोलते हैं एसटीसी, यानी कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल आर्म्ड फोर्सेस। ये जो एसटीसी फोर्सेस हैं ये पहले बहुत ही छोटे से एरिया में फैली हुई थी, ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं फैली थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे एरिया में फैलती चली गई और ये वो फोर्सेस हैं जिनको सपोर्ट करता है यूएई।
आप बात को समझ रहे हैं? तो हुआ ये कि सऊदी को लगा कि यार यूएई की फोर्सेस इतना ज़्यादा कहाँ फैलेंगे, मेरा भाई है छोटा, ऐसे कैसे अपना दबदबा बनाएगा। रिलैक्स्ड रहा सऊदी अरेबिया। तो इसके रिलैक्स्ड होने के चक्कर में एसटीसी ने अपना क्षेत्र बढ़ाते 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 लगभग यमन कवर कर लिया। चलो कवर कर लिया। यहाँ पर बड़े बड़े ऑयल के जो पोर्ट्स हैं उस पर एसटीसी का कंट्रोल आ गया। यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े उद्योगों के ठिकाने हैं, ठीक है साहब, चाहे ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो, चाहे पोर्ट से संबंधित हो, चाहे ऑयल निकालने से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, बड़े बड़े इकोनॉमिक ठिकानों पर एसटीसी फोर्सेस ने एक तरीके से कब्जा कर लिया। इस बात को लेकर के सऊदी चिंतित होने लगा। सऊदी ने कहा ये जो कब्जा हो रहा है ये हो क्यों पा रहा है? ये हो इसलिए पा रहा है क्योंकि इन सब के पास हथियार हैं, बंदूकें हैं, तमाम तरह के हथियार हैं। आप इनको छेड़ने जाइएगा ये आपको उड़ा देंगे। अच्छा, हथियार आ कहां से रहे? तो पता चला हथियार आ रहे हैं यूएई की तरफ से। यूएई की तरफ से शिप आता है, शिप उतरता है, कई सारे शिप्स, ऐसा नहीं कि एक ही शिप आता है। उन शिप्स के माध्यम से और भी तरीके से यहां पर हथियार पहुंचाए जा रहे हैं और इनको मजबूत किया जा रहा है। अगर यूएई इतने बड़े क्षेत्र में अपना दबदबा बना लेगा, इधर ईरान ने बना रखा है, तो फिर सऊदी के पास क्या बचा? सऊदी के पास तो ये हरा सा क्षेत्र बचा जो यहां पर ऑलरेडी एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है। यमन की भी तो कोई सरकार होगी, तो जो यमन की सरकार है उसके प्रभाव वाला जो क्षेत्र है वो सिर्फ इतना है और इसको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया को बस यही बात नहीं पच रही थी। देखिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, सऊदी अरेबिया को यही बात नहीं पच रही कि भाई इतना ले गया ईरान, इतना ले गया आपका यूएई, तो मेरे हिस्से क्या बस ये इतना सा रहेगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इसी बात पर खुन्नस में आकर के सऊदी अरेबिया ने कहीं से इंटेलिजेंस प्राप्त किया होगा कि भाई यहाँ पर एक पोर्ट है, उस पोर्ट पर एक जहाज आने वाला है, उस जहाज में से कई सारे हथियार निकलेंगे और वो हथियार गाड़ियों में भर करके इन एसटीसी फोर्सेस के पास भेजे जाएंगे। तो कई सारी ऐसी गाड़ी थी जिनमें हथियार लोड किए जा रहे थे। वो गाड़ियां जब एक जगह इकट्ठी हो गई, हथियार उनमें लोड हो गए, तो सऊदी अरेबिया की तरफ से एक गोला आता है, उन पर गिरता है और बड़ी बॉम्बिंग हो जाती है। मैं ये आपको वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब पे स्ट्राइक वगैरह वो सब आ जाती है, लेकिन आप समझिए जब ये बॉम्बिंग हो गई वहाँ पर और वो सब ध्वस्त कर दिए गए, तब सऊदी ने कहा कि भाई हमें ये जानकारी थी कि यूएई की तरफ से हथियार भेजे गए थे एसटीसी फोर्सेस के लिए, और जो कि ठीक नहीं है। अच्छा, सऊदी ने जो बयान दिया है उसमें बार बार यूएई को यूएई नहीं कहा है, ब्रदरली यूएई कहा है कि हमारे भाई यूएई ने ऐसा ऐसा किया था, हमारे भाई यूएई ने ऐसा ऐसा किया था, इसलिए हम भाई यूएई के उन हथियारों को नष्ट कर रहे हैं क्योंकि उन भाई यूएई ने जो, मतलब इस तरह से सोचिए, सऊदी ने यूएई के सामान को ध्वस्त कर दिया, फिर भी उसे भाई बोल रहा है। यूएई बदले में क्या कह रहा है? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने एसटीसी के लिए नहीं मंगाए थे, वो अपने लिए मंगाए थे, मेरी जो फोर्सेस वहां पर हैं, बट ठीक है, आपको अगर लगता है कि मैंने कोई गलती करी है तो मैं अपनी सारी फोर्सेस वहां से निकाल लेता हूं। दोनों ने, भाइयों ने बातचीत में ही मामले को ठंडा कर दिया। ये नहीं कि लड़ने लग जाए, तभी तो वो इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं, इतना डेवलपमेंट उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता है लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। आप समझ रहे हैं बात को? तो मामला निपट तो गया है, लेकिन यूएई मानेगा नहीं, क्योंकि जड़ें जो जमाई हैं वहां पर, उनको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। अब वहां पर अलग अलग प्रॉक्सी ग्रुप्स बनेंगे। हथियारी तो पहुंचाने थे, ठीक है, पानी के जहाज से ना सही, किसी और तरीके से पहुंचाएंगे। ग्रुप्स ऑलरेडी वहां सैकड़ों ग्रुप है, अलकायदा भी है यहाँ पर, किसी और ग्रुप को बल देंगे, इंटेलिजेंस देंगे और यमन को एक बार फिर लड़ाई का अड्डा बना देंगे। बना तो वो हुआ ही है, और ज्यादा इसको इंटेंसिफाई कर देंगे। ये मामला पूरा चल रहा है। अच्छा, एक चीज और आप देखिए कि अगर यमन में फिर से मामला गर्माता है और इस तरह से ही बम विस्फोट एक दूसरे पर होते रहे यहां पर और एक दूसरे से लड़ते रहे, तो होगा क्या? होगा ये कि सऊदी अरेबिया और यूएई में हो सकता है एक ईगो क्लैश भी हो जाए, हो सकता है दोनों एक दूसरे की दम दिखाने के लिए कुछ फोर्सेस भी मंगा लें। लड़ेंगे नहीं है कभी भी, ध्यान रख लेना इस बात को। हो सकता है कि यूएई की पब्लिक या सऊदी की पब्लिक बोले कि भाई ऐसे कैसे आपने मामला खत्म कर दिया, देखो यूएई अभी भी वहां पर प्रेजेंट है, तो कुछ फोर्सेस ही यहां पे बुला ले। और सऊदी को अगर फोर्सेस एक्स्ट्रा बुलानी पड़ेंगी तो कहां से बुलाएगा? पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान से भी पैक्ट किया है 17 सितंबर को 2025 में, और सऊदी को पाकिस्तान की फोर्सेस की जरूरत वैसे भी पड़ेगी,
क्योंकि उसी फोर्सेस की मदद से सऊदी जो है अपने आप को सेव करवाएगा ईरान के हमले से, क्योंकि यूएसए के निशाने पर ईरान है, और ईरान जब संकट में पड़ेगा तो फिर सबको संकट में लेगा, और सबको संकट में लेने में सबसे बड़ा नंबर सऊदी अरेबिया का आएगा। इसलिए सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की जो भाड़े की फौज है, जो 10-10 रुपए में बिक जाती है, उसकी जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं आप बात को? और इस बहाने फौज को यहां बुलाया भी जा सकता है। कल को सऊदी अपने यहां फौज बुलाना चाहे पाकिस्तान की, तो वो क्या कह के बुलाएगा कि हमने फौज इसलिए बुलाई है क्योंकि ईरान हम पर हमला ना कर दे। तो इससे तो आप ईरान को और प्रोवोक कर रहे हो। अगर सऊदी ये कहे कि हमने फौज इसलिए बुलाई है ताकि यूएई की तरफ से जो हरकतें हो रही हैं उसको कंट्रोल कर सकें, तो बात उतनी ज्यादा फैलेगी नहीं, ईरान प्रोवोक नहीं होगा। बट आप बच, यूएई से तो कोई लड़ाई है ही नहीं आपकी, आप बच ईरान से फिर भी रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? यूएई की आड़ में ईरान से बचने के लिए फौज मंगाई जा सकती है भविष्य में। ऐसे करके मामला जो है जियोपॉलिटिक्स में सेट किया जाता है। और आगे देखिए आप, अगर इस क्षेत्र में आग लगती है, आग से मेरा मतलब लड़ाई होती है, इन दोनों में किसी तरह का कोई टसल होता है, क्योंकि ईरान जब फंसेगा ना तो वो कईयों को फंसाएगा। इस क्षेत्र में जब पूरे में इंटेंसिफिकेशन होगा चीजों का, हर देश एक दूसरे को धमका रहा होगा, कहीं पर कोई हमला कर रहा होगा, कोई किसी बम गिरा रहा होगा, जब भी ये सब चीजें हो रही होंगी, उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा ऑयल की प्राइसेस पर, तेल की कीमतों पर, क्योंकि तेल ज्यादातर यहीं से जाता है तमाम देशों में, हमारे यहां भी आता है बड़ी मात्रा में। और जब ऑयल की सप्लाई पर या उसकी प्राइसेस पर फर्क पड़ेगा और ऑयल जब महंगा हो जाएगा, तो दुनिया में डॉलर मजबूत होगा। फर्ज कीजिए भारत इनसे तेल मंगाता है, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं भारत का, और भारत ने तेल मंगाया बाहर से कि भाई सऊदी तेल भेज दो हमें। सऊदी ने कहा ठीक है, हमने तेल भेज दिया आपको $100 का। अभी ऐसा हो रहा है, मान लो $100 का, और भविष्य में यह तेल महंगा हो गया, ये लड़ाई झगड़े और इन सब टेंशन की वजह से तेल फिर हमने मंगाया, तो हमें अब देने पड़ रहे हैं $125। सऊदी कह रहा है कि भाई थोड़ा ज़्यादा दो, महंगा हो गया है। तो पहले हमें $100 देने पड़ रहे थे, अब $125 देने पड़ रहे हैं, तो हमें $25 और देने पड़ रहे हैं। जब $25 और देने पड़ेंगे तो $25 और होने भी चाहिए आपके पास, और जब आपके पास $25 और होने चाहिए तो आपको डॉलर मांगने पड़ेंगे। भाई डॉलर देने जा रहा है विदेशों से, इकट्ठा करना पड़ेगा फॉरेक्स आपका, और जितना ज़्यादा डिमांड करोगे उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं? और याद कीजिए मैंने कितने वीडियोस में आपको बताया है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। दुनिया में डॉलर को कमजोर किया जा रहा है, हो भी रहा है। और दूसरी चीज देखिए, कल रशिया में एक वीडियो जारी किया गया, एनिमेटेड था, एआई से बना हुआ। उसमें पुतिन को एक सेंटा क्लॉज बना हुआ दिखाया गया है, और वो सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट पहुंचाता है। पहले चाइना को पहुंचाया, फिर इंडिया को पहुंचाया, फिर बाकी देशों को पहुंचाया, यूएसए को पहुंचाया। तो जो चाइना को गिफ्ट पहुंचाया, जैसे चाइना उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें जो चाइना की करेंसी है लोकल करेंसी, और रशिया की जो लोकल करेंसी है रूबल, इन दोनों के चिन्ह थे, और उन दोनों को एक क्रिसमस ट्री पर टांगा जा रहा था और डॉलर को नीचे गिराया जा रहा था। और ध्यान रखिए, रशिया हमेशा दूर की सोचता है। कई बार बताइए मैंने आपको, रशिया का ये वीडियो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में लोकल करेंसीज विशेष तौर पर रशिया की और चाइना की राज करेंगी, और डॉलर को तोड़ना ही इनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। तो ये बात अमेरिका भी जान रहा है बहुत समय से, और अमेरिका को यह भी पता है कि जब जब डॉलर कमजोर होगा तो उसको उठाने के तरीके क्या है। उस तरीके में एक तरीका ये भी है, और इसीलिए अमेरिका ने भारत को बार बार धमकाया था कि तुम रशिया से तेल मत लो, रशिया से तेल मत लो, क्योंकि अमेरिका को यह पता है कि भारत बड़ी मात्रा में तेल मंगाता है, 140 करोड़ की जनसंख्या है। अगर ये रशिया से मंगाते रहे तो इनका रशिया का आपस में चलता रहेगा, वहां डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो फिर मेरे डॉलर को मजबूती नहीं मिल पाएगी। इंडिया को कैसे ही मजबूर करो कि रशिया से ना ले, तेल चाहिए इनसे ले ले, हमसे ले ले, ताकि डॉलर में ट्रांजैक्शन हो। इंडिया माना नहीं, इंडिया ने कहा अपने हिसाब से लेंगे जैसे लेना है। तभी तो इंडिया के पीछे पड़ा रहा, जबकि तेल तो रशिया से चाइना भी ले रहा है, अब तो हंगरी भी लेने की बात कर रहा है। हालांकि यूरोप में अभी भी सप्लाई हो रहा है, हंगरी को तो बिना किसी टैरिफ वगैरह, बिना किसी उसके देने को तैयार है यूएसए ने कह दिया हंगरी तुम्हें जैसे चाहिए, जो चाहिए ले लो। तो अब आप देख लीजिए, अब आप कड़ियां जोड़ पा रहे हैं कैसे हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में खेल।
डॉलर का खेल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं साहब हमारा रुपया गिर रहा है। हमारा रुपया गिरेगा अभी और गिरेगा। डी डॉलराइजेशन में कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी। रुपया गिरेगा, ठीक है, सोने के दाम बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते और बढ़ेंगे। जब एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब रुपया थोड़ा सा ठीक होने लगे, सोने के दाम गिरने लगे, तब जाकर के मानिएगा कि चीजें थोड़ी सी स्थिर हो रही हैं और डॉलर अब और ज्यादा गिर गया है। डॉलर गिरना एक प्रक्रिया है जिसमें ये सब साइड इफेक्ट्स हैं उसके। तो ये प्रक्रिया चल रही है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जियोपॉलिटिक्स में जो कुछ भी होता है सोचा समझा होता है, कुछ भी नेचुरल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इसने बिना जाने ताने यहाँ पर अपने भेज दिया, इसने उसको उड़ा दिया। इतना कोई पागल नहीं होता कि इसे आज तक पता ही नहीं चला कि आते कैसे हथियार, है ना। और इसे भी बिल्कुल बेखौफ था बिल्कुल ये कि कुछ नहीं होगा। सब कुछ प्लान्ड होता है साहब। तो ये यहाँ पर स्थिति है, आप समझ पाए। यहाँ पर जो पोर्ट है जिस पर ये बम गिराया गया है उस पोर्ट का नाम है मुकल्ला पोर्ट, पोर्ट ऑफ मुकल्ला, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, यहां पर है, यहां पर ये पूरा सीन इस तरफ चल रहा है। और चलिए मैं आपको चलो मैं अगले उसमें बताऊंगा, पाकिस्तान के बारे में बताना है मुझे, तो अभी थोड़ा आगे जब ईरान की बात कर लूंगा तब बताऊंगा। तो ये बात हो गई इनकी। अब बात करते हैं ईरान की। साहब ईरान के लोग सड़कों पर हैं, बड़ी मात्रा में सड़कों पर हैं, और नारे क्या लग रहे हैं कि हमें मुल्लाओं से मुक्ति चाहिए। जी हाँ, यही नारा चल रहा है, मुल्लाओं से मुक्ति चाहिए। और इस बार जो ईरान में रेवोल्यूशन, एक तो रेवोल्यूशन तो नहीं कहूँगा, प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ये प्रोटेस्ट 2022 में भी एक हुआ था, पर उसका दूसरा उद्देश्य था। एक लड़की मारी गई थी तो उसके चक्कर में कर रहे थे। ये उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट है और इस बार प्रोटेस्ट है इकोनॉमी को लेकर के। और इस प्रोटेस्ट में वहाँ के लोकल दुकानदार, ट्रेडर, छोटे मोटे बिजनेसमैन, ये सब शामिल है। और ईरान में किसी प्रोटेस्ट में अगर ये लोग शामिल हो जाएं तो आप समझ जाइए कि मामला गंभीर है। इसीलिए इस बार ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर के लोगों में चिंता है। साथियों, हो सकता है कि मैं आपको ब्लर दिखाई दे रहा हूं क्योंकि कैमरे के अंदर कुछ ओस जैसी जमती दिखाई दे रही है, तो उससे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी ये तो आपको क्लियर दिख रहा होगा और आवाज़ तो आ ही रही होगी, ठीक है। हमसे क्या मतलब, हम तो ब्लर दिख जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, चिंता क्यों है इसको लेकर के? चिंता इसलिए है, देखिए लोग भीड़ जो सड़कों पे आई है वो खुद कह रही है वी वांट द मुल्लाज गॉन, हम चाहते हैं कि यहाँ से मुल्ला चले जाएं। अब मुल्ला कौन है भाई ईरान में? मुल्ला वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, जो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं। लोअर लेवल पर कोई भी फैसला लिया जाए, बड़े लेवल पर जो मुल्ला बैठा हुआ है, अगर उसे लगेगा कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये शिया के लॉ के खिलाफ है, शरिया के खिलाफ है, तो वो उसे लागू नहीं होने देगा। आप ये समझ लीजिए जैसे हमारे देश में बड़े स्तर पर जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी, ठीक है, या मिनिस्टर्स होते हैं या गवर्नर होते हैं, इन सब पोजीशंस पर वहाँ पर मुल्लाज बैठे हुए हैं और इन सब का हेड है खमैनी, जो सुप्रीम मुल्ला है वहाँ पर। वो किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को पलट सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि ये वहाँ के इस्लाम के खिलाफ है। और इसी के चलते, इन्हीं मुल्लाओं के अपने नियमों के चलते वहाँ पर लड़कियों को हिजाब पहनना ज़बरदस्ती कर रखा है। कुछ चीज़ें ऐसी ज़बरदस्ती की हुई हैं कि वहाँ के ईरान के लोग अगर स्वतंत्रता चाहें तो वो इन लोगों के दबाव के चलते महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को ईरान के लोग लंबे समय से एडजस्ट करते हुए भी आए हैं। जब ईरान में रेवोल्यूशन आया था 1979 में, और एकदम से ईरान में पूरा का पूरा ईरान इस्लामिक बन गया था। उससे पहले ईरान में बहुत छूट थी लोगों को। देखिए, ये 1970 के दशक का ईरान है, देखिए, और ये आज का ईरान है। तो लोग, ऐसा नहीं 1979 को, ये 2000 साल पुरानी बात है, हाल फिलहाल की बात है। लोगों के पास पूरे प्रमाण हैं और लोग महसूस कर रहे हैं घुटन। इस घुटन में चलो वो जीते आए हैं, कभी खमैनी दबा देता है, कभी कोई और लोकल लेवल का जो वहाँ पर मुल्ला है वो किसी तरह से दमन कर देता है। लेकिन लोग इसके साथ साथ अब देख रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ रही है, खाने की चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं, करेंसी भी बिल्कुल गिरती चली जा रही है। जब लोग हर तरफ से अपने आप को गिरता हुआ महसूस कर रहे हैं तो फाइनली फिर सड़कों पर आए हैं। और ईरान में बताया जाता है कि अगर वहाँ के बिजनेसमैन, ट्रेडर और ये सब लोग सड़कों पर आ जाएं तो समझ जाइए कि सुप्रीम लीडर भी चिंता में आ जाता है। वही आप देख रहे हैं इन पिक्चर्स में, वही आप देख रहे हैं इन पिक्चर्स में, वही आप देख रहे हैं इन पिक्चर्स में। लोगों ने तो वहाँ पर सरकारी बिल्डिंग्स में, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में और सरकारी अन्य लाइब्रेरीज वगैरह में भी आक्रमण कर दिया है, तोड़फोड़ मचा दी है।
इस लेवल पर लोग उग्र हो गए हैं। और महंगाई की अगर मैं बात करूं तो महंगाई में आप देख सकते हैं वहां पर इन्फ्लेशन 42% हो गया है। हमारे यहां तो 5% से भी कम रहता है, यहां 42% हो चुका है महंगाई। ठीक है, फूड और असेंशियल गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं और लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदना भी बड़ा महंगा हो गया है। फूड प्राइसेस 72% तक बढ़ गई हैं और हेल्थ और मेडिकल आइटम्स 50% तक बढ़ गए हैं। सोचिए कहां तक लोग बर्दाश्त करें। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जो ईरान की करेंसी है पूरी दुनिया में बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर आ चुकी है और एक यूएस डॉलर में 1.42 मिलियन ईरानी रियाल्स, जैसे हम कहते हैं ना एक यूएस डॉलर में मान लो 90 रुपए हैं, वहां एक यूएस डॉलर में 1.42 मिलियन ईरानी रियाल। सोचिए, इसमें तो ये बताया हुआ है कि फ्लक्चुएट कर रहा है 1.3 से 1.45 के बीच में, पर अभी 1.42 चल रहा है। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि एक यूएस डॉलर 42,000 ईरानियन रियाल है। ये वहां की गवर्नमेंट ने एडजस्ट कर रखा है लोगों को भ्रमित करने के लिए। अगर आपके पास इतने ईरानी रियाल हैं और आप सोचो कि ये दे करके एक यूएस डॉलर में ले लूं तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ईरान में रह करके ईरानी रियाल दे करके एक यूएस डॉलर लेना है तो उतना ही देना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं 1.42 मिलियन ईरानी रियाल। अब बताइए इस स्थिति को वहां की जो सुप्रीम लीडर है वो कैसे झेल पाएगा। अगर दबा देगा, दमन कर देगा तो कर ही देगा, वरना इस स्थिति का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे इजराइल और यूएस। अब इसमें मैं एक चीज आपको और बताता हूं। कहीं ना कहीं इजराइल और यूएस ये जानते थे कि ईरान में धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है, करेंसी गिरती जा रही है, लोगों में डिससेटिस्फेक्शन है, एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। उससे पहले ही ईरान को इतना ज्यादा धमका के, बम गिरा के, ये सारा युद्ध में अटका के कमजोर करने का प्रयास करो कि जब ईरान उस पोजीशन पर पहुंचे तो वो कंफ्यूज हो जाए या परेशान हो जाए कि मैं जनता को संभालूं या इजराइल यूएस के धमाके से बच के रहूं। ये सब भी इंटेलिजेंस के आधार पर चल रहा है। अब जनता के पास एक पॉइंट ये भी है कि हमारा जो सुप्रीम लीडर बैठा हुआ है वो यूएस से भी नहीं बचा पा रहा, इजराइल से भी नहीं बचा पा रहा, महंगाई से भी नहीं बचा पा रहा। समझ रहे हो आप बात को। करेंसी भी गिरा रहा है, हम पर ये जबरदस्ती के नियम कायदे कानून थोप रखे हैं। तो लोगों के पास सब्जेक्ट और मैटर और बढ़ जाता है विरोध करने का। और इजराइल जैसा इंटेलिजेंट देश जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में नंबर 1 पे आती है, वो इन सब चीज़ों को भांप के रखता है। तो आप ये मान के चलिए कि ईरान में आने वाले समय में एक बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट और होगा। इस प्रोटेस्ट को तो मुझे लगता है दबा देंगे, लेकिन हाँ अब ये धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद प्रोटेस्ट होगा, फिर थोड़े दिन बाद प्रोटेस्ट होगा और फाइनली फिर एक प्रोटेस्ट होगा जिसमें ईरान में या तो तख्ता पलट हो जाएगा या हो सकता है एक बड़ा रेवोल्यूशन आ जाए, जो यूएस चाहता है। और यूएस चाहता है कि प्रो यूएस गवर्नमेंट वहां पर स्थापित हो जाए। ये उसकी एक बुनियाद रख दी गई है। इसमें भारत को दिक्कत यह है कि ईरान में जितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा उतना ज़्यादा भारत के लिए वो ईरान के साथ संबंध बना पाना मुश्किल होगा, क्योंकि भारत यहाँ पर अपना चाबार पोर्ट बना रहा है, अपने यहाँ से सप्लाई करना चाहता है चीज़ों को, वो हम फंस जाएंगे उस चीज़ में। देखा जाएगा उसका क्या है, लेकिन उम्मीद है कि ईरान में भी एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए यहाँ पर फंसेगा कौन। अब आप समझ गए कौन फंसेगा? पाकिस्तान। देखिए इस समय यूएस को सऊदी को भी बचाना है तो पाकिस्तान अपनी एक फ़ौज की टुकड़ी यहाँ भेजेगा। ठीक है, पाकिस्तान एक फ़ौज की टुकड़ी अभी गाज़ा में भी भेजेगा, जैसी बात चल रही है। हालांकि नेतन्याहू चाह रहे हैं कि ना आए। अब देखो अगर ट्रंप ने सोच लिया कि आना है तो फिर हो सकता है गाज़ा में भी भेजे, वहाँ पे भी शांति बहाल करेगा सो कॉल्ड, है ना। उसके बाद अगर ईरान में डिस्टर्बेंस होता है और ईरान की कोई टसल हो जाता है, ईरान इजराइल का टसल हो जाता है, या ईरान फिर इजराइल प्लस सऊदी का टसल हो जाता है, या इस तरह से 2-3 देश आपस में लड़ जाते हैं जिसमें से ईरान भी एक होता है, तो फिर पाकिस्तान को एक मोर्चा यहाँ भी अपना संभाले रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान में भी बीच बीच में होता रहता है। हो सकता है यूएस पाकिस्तान से कहे कि अपनी फ़ौज को यहाँ पर इन्वॉल्व करो ईरान को परेशान करने के लिए। इधर यूएस चाहता है कि अफगानिस्तान में भी कंट्रोल बना रहे, और अफगानिस्तान खुद पाकिस्तान पर अभी हमला कर रहा है, आप जानते हैं, लगातार लड़ाई हो रही है, तो पाकिस्तान को यहाँ भी उलझे रहना है। अब देखो पाकिस्तान के पास मोर्चे 1, 2, 3, 4 तो ऐसे खुले मोर्चे हैं जो पाकिस्तान को बिल्कुल हाई अलर्ट पर रखने हैं। और हमारा क्या है,
हम तो शांति प्रिय देश हैं। ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है आसिम मुनीर, जो ये जा करके भीख मांग लाता था, एक आध फोटो निकलवा लेता था ट्रम्प के साथ, तो आसिम मुनीर को लगता था कि मैं बहुत खास हो गया। लेकिन आसिम मुनीर को पता नहीं है कि अब होने क्या वाला है। तो आपको नहीं लगता कि जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी उस दिन भारत के पास अच्छा मौका होगा? इसलिए कहा जाता है कि जो लोग बहुत आतुर हो रहे हैं कि पाकिस्तान को उड़ा दो, बांग्लादेश को उड़ा दो, थोड़ा सब्र रखें, सिचुएशंस ऐसी आएंगी जो हम सबके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो ये फंसेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिस दिन इस स्थिति में आ गया, भारत तो छोड़ो, पाकिस्तान के अंदर इतने गुट हैं कि वो आपस में विद्रोह मचा देंगे कि बलूचिस्तान कहेगा हमें अलग करो, वो कहेगा कहां तक संभालोगे भाई। और मूर्ख तो सेना इनकी है ही, अकल तो उसमें है ही नहीं। एक ये भी हो कि सेना क्वांटिटी में कम हो लेकिन इंटेलिजेंट इतनी ज़्यादा है कि संभाल ले रही है इजराइल की तरह, तो वो पाकिस्तान में है नहीं। तो यहाँ फंसेगा पाकिस्तान। तो ये सारी स्थिति अभी बनती आपको दिख रही है, जो हम सभी जगहों की या गल्फ के आसपास की देख रहे हैं। 2026 में बहुत जल्द आप ये देखने वाले, अगले 6 महीने में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बंगाल में देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, गाज़ा में देखने को मिलेगा, ये जो पूरा मैंने यमन और ईरान के आसपास का क्षेत्र बताया यहाँ देखने को मिलेगा, और हाँ रशिया और यूक्रेन में भी देखने को मिलेगा। अब आप एक चीज़ पर गौर करिए, इस आसिम मुनीर ने यूएस को खुश करने के लिए आज पाकिस्तान को उस दहलीज पर लाई खड़ा कर दिया कि जहाँ वो अब टूट रही है, एक नहीं तो 2 साल में। सही, ठीक है। आसिम मुनीर किस तरह से अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है आप देख रहे हैं। उधर यूक्रेन ने, ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के चक्कर में अपने देश को किस लेवल पर ले आगे खड़ा कर दिया, 20% हिस्सा अब रशिया को देना ही देना पड़ेगा। वो हम सब ने वीडियो में डिस्कस किया है। और जिस दिन वो दे देगा या फैसला हो जाएगा, युद्ध शांत हो जाएगा, उसके बाद ज़ेलेंस्की कब तक जिंदा रहेगा ये भी बहुत बड़ी बात है अब, क्योंकि रशिया ने धमकी दे दी है कि जिंदगी भर तुझे बिल में छुप के रहना पड़ेगा। और नहीं भी अगर रशिया धमकी देता है या ये रशिया पुतिन के आवास पर हमला नहीं भी करता, तब भी वो कहाँ तक ज़ेलेंस्की अपने आप को बचाता है, वहाँ पर कोई ना कोई ठिकाने लगा देता। तो देख लीजिए, पाकिस्तान में आसिम मुनीर और पाकिस्तान दोनों ही जाने वाले हैं, वहाँ पर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन दोनों ही जाने वाले हैं। मतलब हो सकता है जान से चले जाए। आसिम मुनीर तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा है, मैंने वीडियो में डिस्कस किया था आपसे। और इधर बांग्लादेश में आइए, यहाँ जो हुआ यूएस ने करवाया, उसके बाद अब आने वाले समय में बांग्लादेश कब तक ऐसा है देखिए, वरना बांग्लादेश में भी फ्रैक्शन होना है, टुकड़े होने उसके, वो आप जान ही रहे हैं। तो ना बांग्लादेश ऐसा रहेगा, वो भी टूट जाएगा, और ना मोहम्मद यूनुस बचने वाला है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस प्रयास बहुत कर रहा है, लेकिन फरवरी आने वाली है, 1 महीने बाद उसे वहाँ पर इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे, और इलेक्शन होते ही मोहम्मद यूनुस को वहाँ से भागना पड़ेगा, वरना चुनी हुई सरकार मोहम्मद यूनुस को ठिकाने लगा देगी। तो और ईरान में भी आने वाले समय में आप देखेंगे, हालांकि वो यूएस के कहने पर नहीं है, वो यूएस से पंगा लेने के चक्कर में। तो आप देख लीजिए कि आपके देश का नेता एक बेहतर होना और आपके देश के लोगों में समझ होना कितना जरूरी है, वरना एक टाइम के बाद देश तो टूटता ही टूटता है, नेता भी निपट लेता है। ये इतने एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और आगे देखिए, इस साल आपको बहुत कुछ जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मिलते रहेंगे वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, नया साल मुबारक हो।